कैसा हो अगर इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट मशीनें बनाती जाएं, मगर उनकी उम्र केवल 4 साल की हो। वो मशीनें बगावत कर दें, पूरी दुनिया में उन्हें खत्म करने के लिए एक खास यूनिट बना दी जाए। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। 21वीं सदी की शुरुआत में टायरल कॉर्पोरेशन ने रेप्लिकेंट्स का आविष्कार किया। ये इंसानों से ज्यादा मजबूत और स्मार्ट थे, मगर इनकी उम्र केवल 4 साल की थी। इन्हें बाहरी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था, मगर बाद में रेप्लिकेंट्स ने बगावत कर दी और उन्हें धरती पर गैर कानूनी करार दे दिया गया। इंसानियत ने ब्लेड रनर यूनिट बनाई जो उन्हें ढूंढ कर खत्म किया करती थी। 2019 में कई खतरनाक नेक्सस 6 रेप्लिकेंट्स ने ताकतवर टाइकून टायरल को खत्म कर दिया। उसी साल ब्लेड रनर डेकार्ड ने उन खतरनाक रेप्लिकेंट्स को खत्म कर दिया और फीमेल रेप्लिकेंट रेचल के साथ भाग गया। 2020 में टायरल कॉर्पोरेशन ने नेक्सस 8 रेप्लिकेंट्स लॉन्च किए। इन रेप्लिकेंट्स की उम्र इंसानों जैसी नॉर्मल थी और इंसानों से इन्हें अलग पहचानने की एक ही खासियत थी कि इनकी दाहिनी आंख में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा होता था। मगर कुछ ही समय बाद एक ह्यूमन सुप्रीमेसिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया। लोग डेटाबेस का इस्तेमाल करके रेप्लिकेंट्स को ढूंढकर खत्म करने लगे। इस वजह से रेप्लिकेंट्स ने बगावत कर दी। 2022 में कई नेक्सस 8 रेप्लिकेंट्स ने एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया जो हफ्तों तक चला। अंधेरा और भूख फैल गई। साथ ही साथ उन्होंने टायरल कॉर्पोरेशन का रेप्लिकेंट्स पर मौजूद सारा डेटा भी खत्म कर दिया। इंसानी सरकार बेहद गुस्से में आ गई और जल्द ही रेप्लिकेंट्स की प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया। टायरल कॉर्पोरेशन इसके बाद दिवालिया हो गई। 2025 में वॉलेस ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके फूड शॉर्टेज क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। उसकी कंपनी धीरे धीरे ताकतवर होती गई और आखिरकार उसने टायरल कॉर्पोरेशन के बचे हुए हिस्से को खरीद लिया। अब वो रेप्लिकेंट्स को इम्प्रूव करने की प्रोसेस शुरू करता है। 2036 तक अब ताकतवर बन चुका वॉलेस सरकार को रेप्लिकेंट्स पर लगे बैन को हटाने के लिए मना लेता है। अब वो एडवांस्ड नेक्सस 9 मॉडल लॉन्च करता है। 2040 में पुलिस डिपार्टमेंट नेक्सस 9 रेप्लिकेंट्स को ब्लेड रनर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो पुराने मॉडल्स को ढूंढकर खत्म कर सके। 2048 तक एक नेक्सस 8 रेप्लिकेंट भीड़-भाड़ वाले शहर में पकड़ा जाता है और उसका पीछा किया जाता है और यहीं से हमारी इस फिल्म की कहानी असल में शुरू होती है। अब 2049 में हमारा मेन कैरेक्टर आखिरकार अपनी एंट्री लेता है। वो एक नेक्सस 9 रेप्लिकेंट है और साथ ही साथ एक ब्लेड रनर भी है। उसके ना कोई दोस्त है ना कोई फैमिली और उसने अपनी पूरी जिंदगी भेदभाव झेला है। एक ही है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता है और वो है उसकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो दोनों ज्यादा पल बिताते हैं वो असल में उससे प्यार करने लगता है। एक दिन ऑर्डर मिलने पर कि उस पकड़े गए नेक्सस 8 रेप्लिकेंट के घर पहुंचता है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद वो उस टारगेट को खत्म कर देता है और उसकी आईबॉल निकाल लेता है। जैसे ही वो वापस जाकर रिपोर्ट करने वाला होता है तभी ऑफिसर के एक सूखे पेड़ के नीचे एक छोटा सा पीला फूल नोटिस करता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत ही अपने ड्रोन से उस एरिया को स्कैन करवाता है और बिल्कुल सही निकलता है। वहाँ कुछ असामान्य डिटेक्ट होता है जो एक लकड़ी का बॉक्स लग रहा था। लेफ्टिनेंट उसे अभी के लिए वापस आने को कहती है और कहती है कि वो बाद में किसी को उसे खोदने के लिए भेजेगी। वापस लौटने के बाद ऑफिसर के अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के लिए एक प्रोजेक्टर खरीद लेता है। इसकी मदद से अब वो उसकी तरह फ्रीली घूम सकती थी, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी। जैसे ही वो दोनों बारिश में साथ टहल रहे होते हैं लेफ्टिनेंट मैसेज भेजती है कि बॉक्स खोद लिया गया है। जब ऑफिसर के स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर एक फीमेल रेप्लिकेंट के अवशेष थे। वो फीमेल रेप्लिकेंट चाइल्ड बर्थ के दौरान मर गई थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेफ्टिनेंट ये जानकर बेहद शॉक्ड हो जाती है। अगर रेप्लिकेंट्स के बच्चे हो सकते हैं तो फिर उनमें और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा। अगर दूसरे रेप्लिकेंट्स को इस बात का पता चल गया तो वो जरूर इंसानियत के खिलाफ बगावत कर देंगे जिससे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। ऑर्डर बनाए रखने के लिए लेफ्टिनेंट ऑफिसर के को ऑर्डर देती है कि वो किसी भी हालत में उस रेप्लिकेंट बच्चे को खत्म कर दे। वॉलेस कॉर्पोरेशन में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर के को पता चलता है कि वो अवशेष रेचल के थे जो पिछली ब्लेड रनर फिल्म की फीमेल रेप्लिकेंट थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वो बच्चा रेचल और पूर्व ब्लेड रनर डेकार्ड से पैदा हुआ था। जल्द ही ताकतवर टाइकून वॉलेस को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है। लेफ्टिनेंट के उलट उसका वर्ल्ड व्यू बिल्कुल अलग था। उसे ऑर्डर बनाए रखने से कोई मतलब नहीं था। उसका केवल एक ही गोल था, रेप्लिकेंट्स को मास प्रोड्यूस करना। अगर रेप्लिकेंट्स खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या इससे बेहद बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल नहीं बच जाएगा। इसलिए वो अपनी फीमेल असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो किसी भी हालत में उस बच्चे को ढूंढे, इस उम्मीद में कि सभी रेप्लिकेंट्स के लिए रिप्रोड्यूस करने का तरीका खोज सकें। वहीं ऑफिसर के उस मरे हुए नेक्सस 8 रेप्लिकेंट के घर वापस पहुंचता है और अचानक से उसे पेड़ पर 6 से शुरू होने वाले नंबरों
की एक स्ट्रिंग नजर आती है। वो नंबरों की स्ट्रिंग शायद रेचल की मौत की तारीख या बच्चे के जन्म की तारीख को दर्शाती थी। ऑफिसर के वहीं स्टंड हो जाता है, क्योंकि उसकी यादों के मुताबिक उसके बचपन के लकड़ी के खिलौना घोड़े के नीचे भी बिल्कुल यही नंबरों की स्ट्रिंग थी। ये बेहद ज्यादा कोइंसिडेंस था। क्या वो सचमुच वो बच्चा हो सकता है? वो लेफ्टिनेंट को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर वो बताता है तो लगभग पक्का है कि उसका शिकार किया जाएगा। अब वो उस नंबर को डेटाबेस में एंटर करता है और उसे एक ऑर्फनेज का पता चलता है जहां वो बच्चा कभी रहता था। जब वो वहां पहुंचता है तो शॉक्ड रह जाता है कि ये बिल्कुल वही ऑर्फनेज है जो उसकी अपनी यादों में था। खंडहरों में उसे वो लकड़ी का घोड़ा भी मिल जाता है जिस पर वो नंबर लिखा था। इतने सारे कोइंसिडेंस के साथ ऑफिसर के धीरे धीरे ये मानने लगता है कि शायद वो असल में वो बच्चा ही है। सच्चाई कंफर्म करने का केवल एक ही तरीका था, ये वेरीफाई करना कि उसकी यादें असली हैं या नहीं। इसके लिए वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है जो एक मेमोरी मेकर थी। इंस्पेक्शन के दौरान वो फीमेल मेमोरी मेकर अचानक से रोने लगती है, जो एक सबटल मगर पावरफुल इंडिकेशन था कि वो मेमोरी असली है। अब पूरी तरह आश्वस्त होकर कि वो बच्चा है, ऑफिसर के गुस्से में चीखता है जैसे उन सारे भेदभाव और दर्द को बाहर निकाल रहा हो जो उसने सालों से झेला था। जब वो वापस लौटता है तो वो लेफ्टिनेंट से झूठ बोलता है, दावा करता है कि उसने पहले ही उस बच्चे को खत्म कर दिया है। वो बेहद खुश होती है, उसकी तारीफ करती है और उसे घर जाकर आराम करने को कहती है। घर वापस आकर उसे खुश करने के लिए उसकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से एक लंबे बालों वाली औरत को बुला लेती है। अगली सुबह वो लंबे बालों वाली औरत चुपके से ऑफिसर के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा देती है। वहीं ऑफिसर के भागने का मन बना लेता है। कहाँ जाना है इसका कोई आइडिया ना होने पर वो उस लकड़ी के घोड़े को एनालाइज करवाता है जो उसे एक रेडिएशन जोन की तरफ ले जाता है। मगर वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वहां कोई रेडिएशन ही नहीं है, असल में वहां मधुमक्खियां भी रह रही थीं। उस एरिया को सर्च करते हुए ऑफिसर के को डेकार्ड मिल जाता है। हमेशा सावधान रहने वाला डेकार्ड तुरंत ही अटैक कर देता है और तभी रुकता है जब उसे पक्का हो जाता है कि ऑफिसर के कोई खतरा नहीं है। हालांकि ऑफिसर के जानता था कि डेकार्ड उसका पिता है, मगर वो जोर से नहीं बोलता। इसकी बजाय वो पूछता है कि डेकार्ड ने इतने सालों में अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। डेकार्ड समझाता है कि उसका लगातार शिकार किया जा रहा था और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने दूर रहना चुना। कभी कभी किसी से प्यार करने का मतलब होता है उन्हें जाने देना सीखना। वही वॉलेस की फीमेल असिस्टेंट को ऑफिसर के डिफेक्ट होने का पता चल जाता है और वो तुरंत ही लेफ्टिनेंट के पास पहुंच जाती है। लेफ्टिनेंट जो अभी भी अनजान थी, उत्साह से दावा करती है कि वो बच्चा पहले ही खत्म कर दिया गया है। गुस्से में आकर फीमेल असिस्टेंट लेफ्टिनेंट को खत्म कर देती है और फिर उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑफिसर के की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। कुछ देर बाद फीमेल असिस्टेंट अपनी टीम के साथ रेडिएशन जोन में पहुंच जाती है। वो लोग ऑफिसर के की कार पर मिसाइल दागते हैं जो उसे उड़ा देती है और उसे और डेकार्ड दोनों को उड़ाकर दूर फेंक देती है। डेकार्ड वहीं पकड़ लिया जाता है जबकि ऑफिसर के बुरी तरह घायल हो जाता है। एक स्टील की रॉड उसके पेट में से पार हो जाती है। उठने और वापस लड़ने की कोशिश करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। फीमेल असिस्टेंट उसकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड को अपने पैर के नीचे कुचल भी डालती है और उसे मौत का इंतजार करने के लिए छोड़ देती है। ऑफिसर के बिल्कुल निराशा में होता है, मगर किस्मत से कुछ देर बाद वो लंबे बालों वाली औरत अपनी टीम के साथ ट्रैकर की मदद से वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। अगले दिन एक बूढ़ी एक आंख वाली रेप्लिकेंट ऑफिसर के पास पहुंचती है और बताती है कि वो इंसानियत के खिलाफ बगावत करने के लिए एक रेप्लिकेंट आर्मी जमा कर रही है। वो उसे अपने साथ जुड़ने को कहती है और वादा करती है कि जब सही वक्त आएगा तो वो उस लड़की के अस्तित्व को दुनिया के सामने उजागर करेंगे। तब ऑफिसर के को एहसास होता है कि रेप्लिकेंट से पैदा हुआ बच्चा एक लड़की थी और वो भी वही फीमेल मेमोरी मेकर थी। वो तो बस बूढ़ी एक आंख वाली रेप्लिकेंट की योजना में एक मोहरा था। वहीं बैठे हुए उसे एक ऐसा दर्द महसूस होता है जो कई बार चाकू घोंपने से भी ज्यादा था। ये ऐसा था जैसे उसे नरक से स्वर्ग में खींचा गया और फिर से नरक में वापस फेंक दिया गया। कुछ भी न बचने के साथ वहां से जाने के बाद ऑफिसर के डिफेक्ट करने और रेप्लिकेंट आर्मी में शामिल होकर इंसानियत के खिलाफ बगावत करने का फैसला करता है। वहीं वॉलेस डेकार्ड को अपने पास ले आता है। डेकार्ड से डिमांड करता है कि वो अपने बच्चे की ठिकाना बताए। वो यहाँ तक कि उसके अवशेषों से क्लोन की गई एक नकली रेचल को लाकर लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता है, मगर डेकार्ड ठंडे लहजे में कहता है कि रेचल की आंखें हरी हैं। वो मुड़ जाता है। फिर नकली रेचल को तुरंत ही खत्म कर दिया जाता है। वॉलेस गुस्से में आकर ऑर्डर देता है कि डेकार्ड को सजा के तौर पर एक ऑफ वर्ल्ड कॉलोनी भेज दिया जाए। स्पेसशिप बेस के रास्ते में डेकार्ड को फीमेल असिस्टेंट के द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा होता है। तभी ऑफिसर के अटैक करता है। 2 एस्कॉर्ट वाहन वहीं के वहीं बर्बाद हो जाते हैं और फीमेल असिस्टेंट की फ्लाइंग कार को इमरजेंसी लैंडिंग किनारे
किनारे पर करनी पड़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, ऑफिसर के कई गार्ड्स को मार देता है, फीमेल असिस्टेंट को शूट करता है और खुद भी पेट में शूट हो जाता है। गुस्से में आकर फीमेल असिस्टेंट उसे घूंसों और लातों से मारती है, मगर आखिरकार खुद ही उड़कर गिरती है। घायल होने के बावजूद फीमेल असिस्टेंट अटैक करना बंद नहीं करती। वो एक चाकू निकालती है लड़ने के लिए तैयार होकर। ऑफिसर के डेकार्ड को देखने में डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी गार्ड कम कर देता है और पेट में चाकू घोंप दिया जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फीमेल असिस्टेंट तुरंत ही तैरकर डेकार्ड के पास पहुंचती है, इस स्थिति पर खुश होते हुए। मगर ऑफिसर के बेहद रेजिलिएंट था। वो उठने में कामयाब हो जाता है और उसका गला पकड़कर उसे पानी के नीचे धकेल देता है और उसे डुबा देता है। इसके बाद वो डेकार्ड को सेफ किनारे पर खींच लाता है। अगले दिन ऑफिसर के डेकार्ड को मेमोरी मेकर के दरवाजे तक ले आता है। जैसे ही वो लकड़ी का घोड़ा निकालता है, वो डेकार्ड को अपनी बेटी से मिलने को भी कहता है। बेहद भावुक होकर डेकार्ड अंदर जाता है, मगर जैसे ही वो अंदर जाता है, ऑफिसर के बर्फ में गिर जाता है। कुछ ही देर में वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुजर जाता है। हालांकि ऑफिसर के एक रेप्लिकेंट था, मगर डेकार्ड की मदद करके उसने पहले ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज्यादा इंसान में पूरा कर लिया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।